गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपने पिछले पार्ट को याद करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको याद होगा पिछले पार्ट में सबसे पहले भाषा और व्याकरण यही मैं पढ़ाई थी। भाषा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे से या फिर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इस तरह से हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़े थे। व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। इन्हें ही व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 3 अंग हम लोग पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। 3 हम लोग शब्द पढ़े थे। इसी तरह हम लोग दूसरे पार्ट में जाएं तो दूसरे पार्ट में हम लोग वर्ण विचार पढ़े थे। आपको याद होगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या फिर खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। और इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला हम लोग पढ़े थे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब क्रम के अनुसार रखा हुआ, सजा हुआ। हर वर्ण एक अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित रहे, वर्णमाला कहलाते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हम लोग पढ़े थे, याद है कि वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वर को किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। और यह मात्र 11 होते हैं, अ से लेकर अ तक। स्वर के 3 भेद होते हैं। यह सब आपके लिए नई थी, याद करिएगा। ये इन सारी चीजें, ये स्वर के भेद अभी तक आप नहीं पढ़े थे। क्लास 6 में आप इसे पढ़ रहे हैं। तो स्वर के भेद में 3 स्वर के भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और फिर आगे हम लोग पढ़े थे अयोगवाह 2 है, अंग और अह। स्वर के साथ हम लोग इसे भी लिखते हैं, स्वर अ तक है, लेकिन हम लोग लिखते और पढ़ते अंग और अह तक है। जब स्वरों की गिनती होती है तब हम लोग इस अंग और अह को अलग करके 11 ही स्वर बनाते हैं। इसीलिए अंग और अह अपना भी एक नाम दिए हैं, अयोगवाह। अयोगवाह में 2 आते हैं, अंग और अह, आपको याद होगा। इसी तरह हम लोग व्यंजन पढ़े थे। इसमें व्यंजन में स्वर की सहायता की जरूरत है। स्वर के सहायता के बिना यह अधूरा है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ये टोटल कुल 39 है, 39 है। ठीक है। व्यंजन के 5 भेद हम लोग पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नव विकसित वर्ण। आपको याद होगा। उसके बाद आगत वर्ण पढ़े थे। आगत मतलब बाहर से आए हुए विदेशी शब्द जो हिंदी में आराम से घुल मिल गए हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर में, 3rd लेसन में हम लोग पढ़े थे शब्द। शब्द पढ़े थे वर्णों के समूह से बने, वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण समूह को, यानी कि वह शब्द सही हो, सत्य हो, वह वर्ण उस शब्द के लिए सत्य हो।
तभी जाकर एक नया शब्द बनता है। शब्द को हम लोग 3 प्रकार पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। यानी कि शब्द कहां कहां से आए, उसका किस तरह से प्रयोग किया गया और उसे किस तरह से बनाया गया, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। जिसमें सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्द के 4 भेद पढ़े थे। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्द के 4 भेद पढ़े थे, जिसमें पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा विदेशज शब्द, चौथा देशज शब्द। फिर से मैं बोलती हूं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। तत्सम शब्द में संस्कृत के वे शब्द जो आराम से हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिसे परिवर्तित करके यानी कि ट्रांसलेट करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देशज शब्द देशी भाषा, अपना क्षेत्रीय भाषा, जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। और विदेशज शब्द बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बाहर से आए हैं और हिंदी में घुल मिल गए हैं, हम लोग हिंदी भाषा में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रयोग के आधार पर हम लोग पढ़े। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक के अनुसार अगर शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद अविकारी शब्द हम लोग पढ़े, जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार या फिर लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार किसी रूप में परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रचना यानी कि बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आपका मूल शब्द है, इसके खंड नहीं किए जा सकते, या मूल शब्द है, इसके खंड नहीं किए जा सकते। दूसरा यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से यानी कि 2 शब्दों के जोड़ से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्द के जोड़ से ही बनते हैं, लेकिन ये दोनों अपने अपने अर्थ को छोड़कर एक दूसरा नया अर्थ लेकर आते हैं। जैसे मैं बताई थी, दश, धन, आनंद, दशानन और दशानन किसे कहा जाता है? रावण को। रावण एक नया नाम, अपने मूल शब्द, अपने शब्दों के अर्थ को छोड़कर एक नया शब्द बनाया, रावण। इस तरह से हम लोग 3 पार्ट पढ़े और पिछले क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़े थे। विकारी शब्द का पहला जो है वो है संज्ञा। आपको याद होगा शब्द के भेदों में, जब मैं अभी तुरंत पढ़ाई हूं, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, पहला विकारी, और विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला संज्ञा पढ़े हैं। और अब हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन सर्वनाम पढ़ाने से पहले संज्ञा के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। संज्ञा आप पढ़े हैं, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। पिछले क्लास में आप संज्ञा के 3 ही प्रकार पढ़े थे। लेकिन अब क्लास 6 से आप संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि मैं पिछले क्लास में पढ़ाई थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद नया शब्द आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा। यहां तक आप पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक में किसी विशेष पर बल दिया गया है,
विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं, खास विशेष। महात्मा गांधी, ताजमहल। जातिवाचक संज्ञा में हम लोग पढ़े थे उसकी पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, जैसे विद्यालय, जैसे कॉपी पुस्तक, जैसे खिलौने, चाहे वो किसी तरीके का, किसी भी तरह का खिलौना क्यों ना है तो खिलौना, जैसे पंखा, आप पंखा के नीचे बैठकर पढ़ रहे होंगे, पंखा। यह सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद आया भाववाचक संज्ञा, किसी के भाव को दर्शाता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो गुणी हो, चाहे उसके अंदर दोष हो, उसके भाव को दर्शाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि तितली की सुंदरता देखने योग्य है, तो सुंदरता उसके भाव को दर्शाता है। मोहन ईमानदार लड़का है, यानी कि उसके गुण है कि वह ईमानदार है। इस तरह से यह भाववाचक है। हम लोग फिर नया शब्द जो पढ़े थे वो है द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध हो। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है जैसे सोना, उसे पिघलाकर नए नए आकार डिजाइन में ढाला जाता है। लोहा, उसे भी पिघलाकर अलग अलग डिजाइन के बनाए जाते हैं। तेल, घी, आप कहीं भी उसको डालिए, देखिए वो अपना जगह, अपना रूप ले ही लेंगे। उसी तरह समुदायवाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कक्षा, आप क्लासरूम में बैठते देखते हो, पूरी क्लास भरी होती है, समूह में रहते हो आप लोग। जैसे सेना कभी अकेले नहीं होता है, उसका पूरा ग्रुप होता है, जत्था होता है। अंगूर कभी भी अकेले पेड़ में आप उसे एक देखिएगा नहीं, आप उसे हमेशा ग्रुप में ही, गुच्छे में ही देखिएगा। चाबियों का गुच्छा। तो इस तरह से हम लोग 5 संज्ञा के 5 भेद पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। यह नया चैप्टर है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सर्वनाम पाठ 5। बच्चों, इसे भी आप पिछले पाठ में पढ़े होंगे। अब इसका विस्तार पूर्वक क्लास 6 में पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं शुरू करती हूं सर्वनाम पढ़ाना। सर्वनाम कह रहे हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अभी तुरंत मैं संज्ञा बताई हूं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा मीन्स नाम। संज्ञा मीन्स नाम। अब संज्ञा नाम होता है तो बार बार किसी का नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो संज्ञा नाम को हटाकर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम शब्द कहलाता है। वही सर्वनाम शब्द कहलाता है। जैसे कि संज्ञा का एक उदाहरण मैं बताती हूं, आपकी पुस्तक में है, देखिएगा। सीता पानी भर रही है। सीता पानी भर रही है। मान लीजिए सीता की मम्मी है, पूछ रही है सीता कहाँ है, तो सीता पानी भर रही है। अब बार बार सबको नहीं ना बताएंगे कि सीता पानी भर रही है, कहेंगे वह पानी भर रही है। अब सीता के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किए? वह। उसी तरह राम, श्याम और अमन आ गए हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे हैं और वो आने वाले, यानी कि आ गए, पास में है, आ गए हैं। तो
हम लोग तो उनके नाम से जानते ही हैं, या फिर ऐसा कहे कि उनके फ्रेंड्स उनके नाम से तो जानते ही हैं, तो क्यों नाम ले? उस नाम के स्थान पर क्यों न ऐसे कहे वे आ गए हैं। यानी कि तीनों के नाम की जगह पर एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ, वे। आशा ने खाना बनाकर रख दिया है। आपके घर में कोई भी मेड आती है, काम करती है, खाना बना जाती है, वो बनाकर चली गई, मम्मी पूछेगी तो कहेंगे हाँ उसने तो खाना बनाकर रख दिया है, उसने खाना बनाकर रख दिया है। तो मैं यहां पर सीता की जगह वह, आशा की जगह उसने, और इन तीनों राम, श्याम, अमन की जगह वे शब्द का इस्तेमाल की। ये तीनों शब्द वह, उसने, वे, यह तीनों शब्द सर्वनाम के उदाहरण हैं। यह तीनों शब्द सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार भी कह सकते हैं, होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6 नंबर हो गया निजवाचक सर्वनाम। इन सब को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं पहला नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, यानी कि मैं, मुझे वक्ता भी आप कह सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले यानी कि मैं, सुनने वाले यानी कि आप जैसे अभी बैठकर मुझे सुन रहे हैं, सुनने वाले, वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए यानी कि हम दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से मैं बताती हूं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले को वक्ता भी कहा जाता है यानी कि मैं, सुनने वाले यानी कि आप, और किसी तीसरा अन्य, हम दोनों के बाद भी तीसरा कोई, यानी कि हम दोनों के बीच में किसी तीसरे की बात हो रही है, इन सभी के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैं अपना नाम लेकर नहीं बोलूंगी, अपने नाम के स्थान पर मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगी। मैं गांव जाऊंगी। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं आप लोग से पूछ रही हूं तुम्हारा नाम क्या है, या फिर तुम्हारा घर अच्छा है। और तीसरा मैं अगर ऐसे कहूं तो वे, या फिर उसने खाना बनाकर रख दिया, हम दोनों के बीच बात हो रही है कि वो तीसरा जो है उसने खाना बनाकर रख दिया है, या फिर वे आ गए हैं। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें 3 की जरूरत होती है। पहला बोलने वाले, दूसरा सुनने वाले, और तीसरा कोई अन्य। इन तीनों का हम लोग इन सर्वनाम शब्दों में प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है? ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के
3 प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ख, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ग, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम। इन तीनों को भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों को भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो कह रहा है यहां पर, इसको अगर आप इंग्लिश में बता दूं मैं, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ये आप इंग्लिश में पढ़े होंगे। अब आता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, यानी कि मैं बोल रही हूं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, मैं अपनी बात को अपने से ही बता रही हूं, अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं गांव जाऊंगी, मेरा नाम सुनीता प्रदीप है। मैं अखबार पढ़ती हूं, मैं अपने लिए अपना ये सारे उदाहरण अपने लिए दे रही हूं। मैं अखबार पढ़ती हूं, मेरा नाम सुनीता प्रदीप है, मैं गांव जाऊंगी। ठीक है, और अगर बहुवचन में कहें तो मैं के लिए हम सबका भी इस्तेमाल होता है, हम बाजार जाते हैं। ठीक है, अब आए ख, मध्यम पुरुष, यानी कि आपके बारे में सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कह रहे हैं यहां पर, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाला के लिए करता है। सेकंड नंबर उत्तम पुरुष पढ़ाई हूं। अब आए मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा घर अच्छा है, आप लोग कैसे हो। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूं, आपके लिए मैं बात कर रही हूं, आपसे बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तुम मेरे मित्र हो, आप यहां बैठिए। ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण है। सेकंड पर्सन, तुम्हारा नाम क्या है, मैं आपसे बात कर रही हूं। यह सब मध्यम पुरुष के उदाहरण है। अब आया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या कहता है यहां पर सुनिएगा, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य, यानी कि मैं और आप, किसी तीसरे के बारे में बात करें, किसी तीसरे के बारे में बात करें, वह अन्य पुरुष कहलाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे खाना खाकर सो गए, यानी कि मम्मी पूछ रही है कुछ, पापा कहाँ हैं, तो आप क्या कहोगे, वे खाना खाकर सो गए, यानी कि मम्मी और आपके बीच किसी तीसरे की, यानी कि पापा की बात हो रही है। समझ में आई मेरी बात। उसी तरह मैं कहूंगी वह जाता है, वह जा रहा है, मम्मी से आप कहेंगे कि मम्मी देखो वह जा रहा है, यानी कि दो के बीच तीसरे की बात हुई। या फिर वे सब खाते हैं, वे सब खाना खा रहे हैं, मम्मी फिक्र में है कि जितने भी गेस्ट आए वे खाना खा रहे हैं कि नहीं, तो आप क्या कहोगे, मम्मी वे सब खा रहे हैं, वे खा रहे हैं। तीसरे के बारे में बात हुई। यानी कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम अभी हम लोग पढ़े, और इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन
अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। बच्चों आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, निश्चित कि यही सही है, फिक्स है, इसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपके घर में एक चेयर है, वो चेयर फिक्स है, किसके लिए है? यह कुर्सी पिताजी के लिए है, या फिर यह कुर्सी पिताजी की है, फिक्स है, इस पर कोई नहीं बैठता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा पेन है, मान लीजिए मम्मी पूछेगी, दो भाई बहन हो, तीन हो, ठीक है, यह किसकी पेन है? तुरंत कहोगे आप, देखते ही कहोगे वह मेरा पेन है, यानी कि निश्चित है कि वो आपका है, इसीलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले वह मेरा पेन है। या फिर यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी है, निश्चित है। या फिर ऐसे कहेंगे वह राम की पुस्तक, एक पुस्तक पढ़ी हुई, क्लास में एक पुस्तक यूं ही पढ़ी है, कोई नहीं ले रहा है, देख ही नहीं रहे किसकी है, तो वो बच्चा किसी कभी वह देखे होगा, राम के हाथ में वो पुस्तक देखा होगा, तुरंत कहेगा निश्चित रूप से कि वह राम की पुस्तक है, भाई इसे छोड़ दो, राम आएगा तो अपना लेगा, वह राम की पुस्तक है, वह निश्चित रूप से राम की पुस्तक है। ठीक है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मान लीजिए पिताजी की कुर्सी की तरफ हाथ दिखा कर रहे हो, संकेत कर रहे हैं, यह पिताजी की कुर्सी है, वह घड़ी मेरी है, वह पेन मेरा है, वह राम की पुस्तक है, संकेत कर रहे, इशारा कर रहे, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखिए आपके पुस्तक में नहीं लिखी हुई है, फिर भी मैं बता रही हूं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम, इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग थर्ड नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित यानी कि फिक्स नहीं है, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, यानी कि फिक्स नहीं है, कौन है, किसका है, अनिश्चित का बोध कराते, यह पुस्तक किसकी है, ये सब नहीं पता है, वो पेन किसकी है, वो घड़ी किसकी है, नहीं पता है, अनिश्चय का बोध करा रहा है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, अब उसमें आपको दिखाई दे रहा है कुछ है, लेकिन क्या है नहीं मालूम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन है नहीं पता, लेकिन कोई, कुछ, यह सब अनिश्चयवाचक के उदाहरण है। आपके पुस्तक में दिया है कि गिलास में थोड़ा सा दूध है,
अब इतना दूध है, इतना दूध है, इतना दूध है, नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा दूध है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब कितना है उसे नापे मापे नहीं है, उसका मापतोल नहीं किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, राम के यहां कोई आया है, मान लीजिए राम को बुलाने के लिए उसके फ्रेंड्स गए, तब तक देखे कोई बैठा हुआ है, तो वही फ्रेंड्स से आकर बोलेंगे अभी कैसे बुलाएं, राम के यहां कोई आया है। कोई शब्द कोई के स्थान पर संज्ञा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कौन है। और संज्ञा की जगह हम लोग सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किए, जैसे कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नहीं पता कौन है वो। दूध कितना है, कितना ml है, नहीं पता। गिलास में कितना ml दूध है, नहीं पता, बस ऐसे ही अंदाज से बोल दिए थोड़ा दूध है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम, और यह हो गया 4th नंबर। यह हो गया 4th नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। जब भी आप ध को लिखिएगा तो ऊपर की लाइन को हटा दीजिएगा, जैसे मैं हटा दी। ध और भ में से क्लियर करना चाहिए, नहीं तो घ का रूप ले लेगा और भ में म का रूप ले लेगा, और ऐसे गोल बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे लाइन को हटा दिया जाता है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहता है जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है। आपको मालूम है शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनते हैं, अलग अलग शब्दों को मिलाकर, सार्थक शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। अब वो शब्द, उस वाक्य में जो शब्द है, उस शब्द का उसी वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध होना चाहिए। एक ही वाक्य में शब्दों का संबंध संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा, जो, वही एक दूसरे के साथ संबंध बता रहा है। जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा, जो का संबंध वही से। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ में आ रही मेरी बात? जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुने हैं ना आप लोग, यह सब लोग उक्ति है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध सुनाई दे रहा है आप लोग को? जिसकी उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, या फिर जो जैसा करता है वैसा भरता है, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह एक ही वाक्य में शब्दों का संबंध संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब नेक्स्ट मैं पढ़ाती हूं प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैं कोशिश करूंगी अगले क्लास में फिर एक बार पढ़ा दूं, एक बार रिवाइज करा दूंगी तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए या फिर प्रश्न करने के लिए, दोनों, प्रश्न पूछिए या फिर प्रश्न कीजिए के लिए बोध कराते हैं या प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए या पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी सबसे खास विशेषता है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक के चिन्ह, प्रश्न के चिन्ह लगते हैं। यहां देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, समझ में आ रही है मेरी बात, या फिर स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खिड़की से कौन झांक रहा है, जरा सा आप देखिएगा, बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। प्रश्न के लिए कुछ दूसरा सा ही टोन, उसकी आवाज के को ध्यान से सुनिएगा। खिड़की से कौन झांक रहा है, कुछ इस तरह से आप पूछेंगे। दरवाजे पर कौन खड़ा है, वहां क्या क्या रखा है, या फिर तुम क्या कर रहे हो। तो कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह के उदाहरण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कौन, क्या, कोई। कौन है जो जन्म लेकर नहीं मरा, सब कोई जन्म लेता है और बाद में एक ही है, जन्म और मरण। कौन है जो जन्म लेकर नहीं मरा, तुरंत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर तुम क्या कर रहे हो, क्या शब्द, इन सब सेंटेंस के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। लेकिन इसमें सर्वनाम क्या है, क्या, कौन, कोई, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई है जो छुपकर देख रहा है, कोई, ठीक है, खिड़की से कौन झांक रहा है। तो कौन, कोई, क्या, यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इन शब्द को, इन सारे शब्दों को वाक्य में अगर प्रयोग करें तो वाक्य के अंत में प्रश्न का चिन्ह लगाया जाता है, जो यह है। आप इस चिन्ह से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, पहचानते होंगे। ठीक है, अब आगे 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। 6 और लास्ट, निजवाचक सर्वनाम, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या कहना चाह रहा है। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब मैं अपने लिए, या फिर आप कोई भी बात अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, अपनी निजता के लिए, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, इंग्लिश में पढ़े होंगे आप, सब्जेक्ट, कर्ता, लगभग अधिकतर देखिएगा वाक्य के शुरू में ही मिलेंगे कर्ता, सब्जेक्ट। कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए, अपनापन, अपने लिए, दूसरों से के बारे में बताने के, अपने लिए बताने के लिए प्रयोग किए जाते, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर कुछ इस तरह से कह दे, जहां कर्ता के लिए अपना, अपने आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जब कर्ता अपने लिए
अपने बारे में बताने के लिए प्रयोग करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, वह अपने बारे में है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए हम दोनों बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का उसी के साथ संबंध, वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, वह खुद हलवा बना लेगी, वह अपने आप स्कूल चली जाएगी, अपने आप, खुद, स्वयं, उसका उसी के साथ, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वह अपने आप विद्यालय चली जाएगी। समझ में आई मेरी बात? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, मैं अगले क्लास में एक बार फिर से सर्वनाम पढ़ाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे। तब तक के लिए आप घर में बैठकर पढ़ते रहिए।